नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबके सामने आज डिफरेंट हाउसेस में डिफरेंट प्लैनेट्स की सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज का वीडियो राहु के ऊपर होगा। राहु का अलग अलग भाव में क्या रिजल्ट हमें मिलता है, या राहु जातक को उस भाव से संबंधित क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव दे सकता है। तो वीडियो की रिकॉर्डिंग भाव के अनुसार शुरू करने से पहले मंत्रों का उच्चारण, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। धन्यवाद भगवान जी का यह मौका देने के लिए कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा, गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिकांतिकारी भानु शशि भूमि सुतो, बुधश्च ध्रुवश्च शुक्रः शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले वीडियो के अंदर देखा या सुना, मैंने ये कहा कि केतु जो है साउथ नोड, या जैसे राहु नॉर्थ नोड है वैसे ही केतु साउथ नोड। यह नॉर्थ नोड और साउथ नोड तब बनते हैं जब चंद्रमा सूर्य की तरफ देख रहा होता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का मुख चंद्रमा का मुख जब सूर्य की ओर होता है और पृथ्वी पर जो छाया पड़ती है उसे नॉर्थ नोड कहते हैं। कहने का मतलब है कि राहु की गणना अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर की जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सूर्य अगर प्राण है और चंद्रमा अगर मन है, तो राहु इसी मन और प्राण का रहस्य है। यह जीवन के तमाम, आप कह सकते हैं, ज्ञात या अज्ञात रहस्यों को खोल सकता है। इसीलिए इसे रहस्यमयी ग्रह भी बोलते हैं। ये तो एक करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, या उसका नेचुरल स्वभाव जो राहु का वह है। इसके अलावा अगर हम वैदिक ज्योतिष में अगर इस छाया ग्रह का एक महत्वपूर्ण अर्थ देखें तो वह यह भी है कि यह जातक को जनून देता है। अब आप जैसा जानते हैं कि राहु और केतु हमें उस एक्सेस में या वहां पर मिलते हैं, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि केतु वहां पर होता है जहां पर हमने जीवन का उस भाव का पिछले जन्म में भरपूर योग कर लिया है, और अब हमें उस भाव से संबंधित जो फल हैं उनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो हमें केतु वहां मिलता है। और जहां पर राहु होता है वह हमारी पिछले जन्म की डिजायर को इंडिकेट करता है, जो हमारे पिछले जन्म की इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं। तो वहां पर अगर जातक जन्म इस जन्म में जन्म लेता है तो राहु वहां पर मिलता है जहां पर उसे अपनी डिजायर पूरी करनी होती है। तो आप कह सकते हैं यह एक व्यक्ति के पिछले जन्म या जीवन के जुनून और लक्ष्यों को दर्शाता है या बताता है, जो अधूरे थे और इस जीवन में उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसने यहाँ जन्म लिया है। अब उसके इस जीवन के डिजायर्स या इच्छाओं के लिए अगर हमें देखना है तो वहां पर तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक तो राहु किस राशि में है, किस डिग्री पर है, और किस भाव में है। यानी राशि, डिग्री और भाव तीनों को हमें समझना होगा राहु की स्थिति के अनुसार, तभी हम अच्छे से कह पाएंगे कि उसकी क्या इच्छाएं
हैं इस जीवन में। जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक रूल तोड़ने वाला, या आप कह सकते हो एक बैरियर तोड़ने वाला, या टैबो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, टैबो ब्रेकिंग वाला वो ग्रह माना गया है। यह चीजों का विस्तार, जिसको हम इंग्लिश में एम्प्लीफिकेशन ऑफ थिंग्स कहते हैं, या जनून, जो हमारी ऑब्सेशन है, उनको भी दिखाता है। नैतिक रूप से जातक के पास जो चीजें नहीं हैं, फिर भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा को भी यह दर्शाता है। अब अगर हम कहें राहु इज ए प्लैनेट दैट वांट समथिंग इट कैन नॉट अचीव, एंड दैट टू इन द क्विकेस्ट वे पॉसिबल, दैट मीन्स राहु इज ए प्लैनेट दैट वांट समथिंग इट कैन नॉट अचीव। जो वह प्राप्त नहीं कर सकता है, वह उनकी इच्छाएं रखता है और उन्हें जल्दी से प्राप्त करना चाहता है, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो इसको पाने के लिए चाहे उसको कोई सीधा रास्ता चलना पड़े, या कोई छोटा रास्ता चलना पड़े, या टेढ़ा, इंग्लिश में शॉर्टकट्स इन लाइफ भी आप कह सकते हैं। और चाहे वो धोखाधड़ी से हो, कड़ी मेहनत से हो, या पूरी ईमानदारी से हो, राहु जहाँ जाता है वह चाहता है उन चीजों के लिए उसको पहचाना जाए। यानी जहाँ पर भी राहु होगा, तो वहाँ की चीजों के हिसाब से ही राहु चाहेगा कि जातक को जीवन में उन चीजों के लिए जरूर पहचाना जाए। तो वह और समय ना लेते हुए, चलो हम एक एक भाव को लेते हैं और देखते हैं कि राहु का वहां पर क्या रिजल्ट होगा। जैसा कि अब ये जो मेरा माउस कह सकते हैं, या टॉर्च से जो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर राहु जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इस राहु को, इसका मतलब मैं फर्स्ट हाउस में ले रहा हूँ। अगर हम फर्स्ट हाउस में देखते हैं, फल दीपिका तो कुछ और कहती है, जैसे वो एक मैंने सेंटेंस वहां से लिया, वो कहते हैं कि जातक की हो सकता है छोटी हो, वह अमीर भी होगा, ताकतवर भी होगा, और उसको बीमारी भी हो सकती है। ये फल दीपिका में कहा जाता है। या अगर हम वैदिक के अनुसार भी उसकी करेक्टरिस्टिक देखें, अगर राहु लगन में है तो उसको आप कह सकते हैं कोई मोल्स या स्कार्स उसके सिर पे हो सकते हैं, क्योंकि पहला जो भाव है, वहां से हम सिर भी देखते हैं। और आप कह सकते हैं वो है लोगों के प्रति अनसिंपैथेटिक रहेगा, या लोगों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील नहीं रहेगा, और आप कह सकते हैं वो स्टिल इनबॉर्न चाइल्ड को भी करता है। बट ये सब हमारा यहाँ पर मकसद नहीं है, ना ही मैं इस तरह से बाकी और भाव का बताऊंगा, जैसा भी बताया एग्जाम्पल के लिए बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहला भाव जो है हमारा, वैसे मैंने केतु में भी ये चीज रिपीट की थी, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, आगे की सीरीज में शायद ना करूँ। तो राहु के लिए मैं एक बार भाव का जरूर बताऊंगा, ताकि जो लोग मुझसे जुड़े नहीं हैं वो भी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, और एक बार दोबारा से सुन पाए। जो पहला भाव है वह अपने आप का है, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का है, चाहे वो अंदरूनी है चाहे वो बाहरी, उसका दिखावा करने की है, या उसकी बातें व्यक्त करने की पर्सनैलिटी है, या उसका जातक का सिर है, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हो, दिखने में कैसा है, या उसका करेक्टर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, या उसकी वीकनेस कैसी है, यानी ताकत और कमजोरियां भी उसको दिखाता है। पहले भाव में जैसा सब जानते हैं केतु अच्छा परिणाम देता है, और जातक को अचानक धन भी दे सकता है। कहीं कहीं तो कहीं कहीं क्या, मैक्सिमम मैंने देखा है कि राहु जब लगन में होता है तो जातक, आप कह सकते हैं कि करोड़पति लेवल का। पर इन सब के साथ, जैसा मैं ये आपको बता रहा हूँ कि भाई वो अमीर होगा, या मतलब कह सकते हैं कि उसकी और करेक्टरिस्टिक जैसे हम बता रहे हैं, इसके साथ वह यहाँ पर अपनी जो चतुराई और बुद्धि का भरपूर प्रयोग करता है। पहले भाव में जातक चतुराई और बुद्धि का भरपूर प्रयोग करता है, एक तरह से उसको इन दोनों चीजों के लिए ब्लेसिंग होती है। अब वो यहाँ पर शार्प माइंड भी होता है, उसका जो टेम्परामेंट है या टेम्पर्ड है, गुड टेम्पर्ड है वो, और वो अपनी मेहनत से, या जो भी कहो अपनी कलाकारी से, इंटेलिजेंस से वो सब चीज़ों को हासिल करता है। बट
अगर हम यहाँ देखें, ये तो तब की चीज है जब यहाँ पर राहु के ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई राहु के ऊपर बुरी दृष्टि हो, तो जातक अपने आप को दिखाने के लिए लेकर, यानी अपनी अपीयरेंस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाएगा, यानी वो बहुत सचेत हो जाएगा। वह लोगों के सामने हमेशा चमक दमक की या रोशनी की चीजों की, जिसको कहते हैं ग्लिटर एंड सिमर, उस तरह से प्रस्तुत करना पसंद करेगा। उसको आप कह सकते हो नकली चोपाचौंध जो हिंदी में वर्ड है, नकली चोपाचौंध से आसानी से हेरा फेरी और धोखा दिया जा सकता है। यानी इस नैतिक को दूसरे लोग भी कुछ ग्लैमर दिखा के या चकोचौंध दिखा के या कुछ इसके साथ हेरा फेरी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे जातक जिसका राहु पहले भाव में है, उसको सावधान रहना चाहिए। नट सेल में अगर मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँ, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो ये जातक है, नो डाउट अमीर होगा, बट अगर मैंने जैसा कहा कि जातक को राहु नाम मिलता है जहाँ पिछले जन्म में उसकी कुछ इच्छाएं, तो इस अगर चीज से कोरिलेट करूं, तो ऐसे जातक को अपनी फैमिली की, जिसको आप कह सकते हैं पारिवारिक, फैमिली की पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपने पारिवारिक या जो पारिवारिक जीवन या जो उसकी उस टाइम पे फैमिली रही होगी, उसने उनकी कीमत नहीं सोची या समझी। अब देखिए, इस भाव में अगर पहले भाव में राहु बैठा हुआ है यहाँ पर, राहु की जैसा नॉर्मली हम कहते हैं कि 5 7 9 की दृष्टि लेते हैं, जैसे मैंने कहा पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी को देखते हैं। यहाँ पर अगर राहु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो फिफ्थ हाउस को देखेगा, पहला बच्चा। राहु फर्स्ट हाउस से सेवंथ हाउस को देखेगा, सेकंड बच्चा। राहु फर्स्ट हाउस से नाइन्थ हाउस को भी देखेगा, जिससे थर्ड बच्चा। आजकल तो जो नॉर्मली जो है, अगर देश काल पात्र का भी कंसेप्ट लें, उसके हिसाब से मैक्सिमम आप देखोगे रेशियो जो है, आजकल 2 भी बड़ी मुश्किल से किसी जातक के बच्चे मिलते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें, तो मान लीजिए 2 भी हैं या एक ही है, तो राहु की यहाँ पर कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिखती है, जिसको मैं कह रहा हूँ फैमिली, क्योंकि बंदा जो फैमिली है, और सेवंथ हाउस से ही यहाँ पर वाइफ को भी देखते हैं और नाइन्थ हाउस से पिताजी को भी देखते हैं। तो फैमिली का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है या रिलेशंस हैं, उनको यहाँ पर राहु अच्छा या बुरा जैसा भी कुंडली में होता है उस हिसाब से देखने को इम्पैक्ट डाल रहा है। इस तरीके से मेरा आपको ये समझाने का मतलब था। और अगर हमें पूर्व जन्म के रिलेशंस को समझ लें और इस जन्म के में उसको क्या करना है उसको समझ लें, अगर हमें राहु की कोई रेमेडी भी करनी है, तो पूर्व जन्म के और इस जन्म की चीजों को अच्छे से समझते ही हम रेमेडी कर सकते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा जीवन जीने में आगे चलकर अच्छी शादी कर सकते। तो दूसरी, अब हम दूसरे भाव में आते हैं, जो क्योंकि एक डिटेल में मैंने बता दिया सारा चीजें, अब थोड़ा सा हम स्पीड को बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सेकंड हाउस में जानते हैं, सेकंड हाउस फैमिली का है, पैसे का है, और यहाँ पर अगर जातक का अगर हमें देखना है तो इमीडिएट फैमिली भी हम कह सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था केतु वाली वीडियो में कि मैं तो यहाँ से सेकंड हाउस से बंदे की अर्निंग एंड बेसिकली अर्निंग स्किल्स जो हैं या अर्निंग कैपेसिटी है, उसका अंदाजा भी सेकंड हाउस से लगाते हैं। और जो बंदे की वाणी है या जातक की जो वाणी है या खाने की जो आदतें हैं, वो भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो सेकंड हाउस में राहु हो, तो क्योंकि ये फाइनेंसिस का भी हाउस है, तो ये कुछ फाइनेंसिस के जातक की अपनी अर्निंग के हिसाब से उसको दिक्कत दे सकता है। और दूसरी बात है कि उसकी टेंडेंसी भी रहेगी कि वो परिवार से दूर चला जाए, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा होगा या वाणी पे कंट्रोल नहीं रखेगा, तो घर में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स होंगे। जब आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो घर वाले भी चाहेंगे कि चलो भैया हमसे दूर ही चला जाए, तो कम से कम ये भी शांत रहेगा और हम भी शांत रहेगा, दोनों के जीवन में ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसलिए ये फैमिली से दूर भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पर अगर जातक का राहु हो, तो उसको एक से अधिक भाषाएं भी आ सकती हैं, और जो है
ऊंचे लोगों से, ऊंची पोस्टों पर बैठे हुए लोगों से भी रिलेशन बनाने में बहुत सहायक होता है। अब दूसरी बात यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिकल वे से बता रहा हूँ, जैसे पहले फर्स्ट भाग में बताया था कि वो पारिवारिक यानी फैमिली रिलेशंस को लेकर थोड़ी समस्याएं पैदा करता है। धन देता है पहले भाव का, लेकिन वो धन के साथ साथ फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। अब यहाँ का जो भाव है वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका क्या है, फैमिली है आपकी, इमीडिएट फैमिली है आपकी, और यहाँ पर आपकी अर्निंग कैपेसिटी और स्किल्स भी हैं आपकी, और इसके अलावा आपका स्पीच है, फूड है। तो इस तरह से आप कह सकते हो। अब इन सब चीज़ों का होने का भय भी यहाँ जाकर के बना रहता है, तो वो भय से ग्रस्त रहता है। तो भयग्रस्त क्यों रहता है, क्योंकि पिछले जन्म में कुछ नहीं हो सकता जो उसके पास शक्तियाँ थी या जो उसके पास स्पेशल पावर्स थी, उनका कोई दुरुपयोग किया होगा, जिस वजह से वो इस जीवन में उन्हें खोने को लेकर कह सकते हो भयग्रस्त रहता है। अब देखिए यहाँ से 5, 7, 9 की जो भाई की दृष्टि वो कहाँ जाएंगी, 1, 2, 3, 4 शत्रुओं के घर, रोग, ये सब भय का कारण है। यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स या आप कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शंस, और इसके अलावा अगर नौवीं दृष्टि जाएगी 7, 8, 9, तो यहाँ पर भी काम की जो प्लेस है जहाँ बंदा करता है उसमें करते हैं, इसका को लेकर जो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई, और इन सब से उभरना है तो उसके सॉल्यूशन भी अवश्य होंगे। जहाँ समस्या होती है, सॉल्यूशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कह लो या आप ये कह लो किसी भी एस्ट्रोलॉजी में, अगर कोई सही जानकार है, जिस घर, जो घर, जो भाव समस्या देता है, वही भाव, वही जगह हमें सॉल्यूशन भी देती है। अब आते हैं तीसरे भाव पे। मैंने यहाँ पर दूसरे भाव में फल दीपिका या जो आप कह सकते हो चेहरे की, जैसे सांवले रंग का हो सकता है, आप कह सकते हो उसकी एक जाकर की एक से ज़्यादा वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि फैमिली को एक्सपेंड करने की दिखाना पर ये इमीडिएट फैमिली है। ठीक है, इस तरह से हम कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अब उन चीज़ों को नहीं ले रहा हूँ। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किसका है, हमारे पराक्रम का है, सिबलिंग्स का है। आप कह सकते हैं कि इसके अलावा जो हमारे जैसे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं उससे है, हमारे इन जो पड़ोसी हैं या जिनको हम नेबर्स बोलते हैं, रिलेटिव्स कहते हैं, या नेटिव्स इमीडिएट इन्वायरमेंट है, या नेटिव का जो पराक्रम है या मतलब करेज जिसको बोलते हैं, या उसकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेवलिंग्स है, छोटी छोटी यात्राएं हैं, शॉर्ट टर्म जर्नी जिसको बोलते हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखते हैं। अब तीसरा जो घर है वो मिथुन राशि का भी है, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, जहाँ जो कि राहु की मित्र राशि है। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट देता है। और तीसरे हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, तो वो संचार जिसे कहते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड या टेक्निकल क्षेत्रों के लिए हर हाउस दिखाता है। और यह राहु पर अच्छी दृष्टि हो तो जातक संचार या कह सकते कम्युनिकेशन या मीडिया, जिसको न्यूज़ एजेंसीज वगैरह से रिलेटेड आप कह सकते हैं, चाहे वो टीवी की हो चाहे प्रिंट मीडिया की हो, उससे जुड़े क्षेत्रों से भी लाभ कमा सकता है। बहुत सारे आप कह सकते हो अभिनेताओं और पॉलिटिशियन की कुंडली में यहाँ पर राहु मिलता है, क्योंकि राहु पराक्रम का है। और यहाँ पर पराक्रम के साथ साथ अगर वो कैरेक्टरिस्टिक जो एट्रीब्यूट्स हैं राहु की, वो चतुराई और बुद्धि भी है, तो उन सब का प्रयोग करके अपने लिए अच्छे मतलब रास्ते चुन सकता है इन सब चीज़ों में। यहाँ पर वो इंट्यूशन और साइकी एबिलिटीज की भी आप कह सकते हैं एक स्पेशल पावर देता है नेटिव को, जो उसको, क्योंकि वो यहाँ पर 9th हाउस को देख रहा होगा, जो उसका रिलीजन है या स्पिरिचुअल थिंग्स है, ये लॉन्ग जर्नी एक तरह से स्पेशल जो इंट्यूशन है या साइकी एबिलिटीज हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताएं। दूसरे ऐसा व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के विचार प्रक्रिया को
आसानी से समझ लेता है। यानी सामने वाले बंदे को जब थर्ड हाउस का राहु होता है तो इन चीज़ों का यूज करके सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है या मन में क्या चल रहा है उसको आसानी से समझ लेता है। बट यहाँ पे जैसा आप जानते हैं ये थर्ड हाउस जो पराक्रम का हाउस है और पराक्रम का हाउस होने की वजह से राहु को अगर सीधे तरीके से ना चीज़ें मिली तो वो थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता भी आप कहते हैं कि वो पकड़ता है। और यहाँ इस राहु के होने से बंदा दुस्साहसी भी हो सकता है और दुस्साहसी होने से कभी कभी भीषण दुर्घटना का कारण भी होता है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए कोई रिस्क मिलेगा, रिस्क एबिलिटीज जिसके अंदर होंगी उसमें फैक्टर्स भी होंगे जो एंड रिजल्ट है एक्सीडेंटल रिजल्ट हैं उनके भी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी जिसका राहु थर्ड हाउस में है, तेज व्हीकल की ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते टाइम जो स्पीड है उसका ध्यान नहीं रखता क्योंकि वो अपनी ही जमीन में होता है और बेसिकली उस जमीन में भी गाड़ी को तेज भी चलाता है। तो और इसमें खतरनाक कार्य करने की भी क्षमता ज़्यादा होती है। तो इन सब करने की वजह से इसको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि करेगा ही क्योंकि यहाँ पे अगर किसी की जातक की राहु के गुड एक्सपेक्ट्स होंगी, अच्छी दृष्टि होंगी, ब्लेसिंग मिल रही होगी तो राहु उनकी कैरेक्टरिस्टिक लेगा और वो अच्छा रिजल्ट देगा। बट एज फार एज जो उसकी डिजायर्स हैं क्योंकि थर्ड हाउस डिजायर्स का भी है, राहु खुद नहीं बैठ गया है तो उसकी डिजायर्स को भी बहुत बढ़ा हम लोग सबको हासिल करने के लिए उसको पावर भी देता है। अब अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस जैसे पता है कि वो जातक की माता का, उसकी घर का, उसके सुख स्थान का या आप कह सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी का या उसकी चाइल्डहुड एजुकेशन का, इन सब का भाव। तो यहाँ पर अगर राहु है हो सकता है कि राहु बंदे में अपने घर से दूर भी करने की प्रवृत्ति होती है फोर्थ हाउस में। जैसा हम कहते हैं कि जो फोर्थ हाउस में अशुभ घर होती है तो वो पीड़ित करती है फोर्थ हाउस में। तो जहाँ नेगेटिव रहता है वहाँ से उसको दूर लेके जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में हो तो जातक को अपने घर से दूर ही रहना चाहिए, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए वो दूर जाता है। तो जैसा हम कहते हैं राहु भी शनि के तरह ही रिजल्ट देता है तो राहु में भी वही कैरेक्टरिस्टिक है। तो ऐसा जातक हो सकता है जहाँ उसका जन्म हो उस स्थान से दूर रहता है। ये नहीं कह रहा कि वो विदेश ही लेके जाएगा, राहु क्योंकि विदेश का भी कारक है। बट मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पर उसका जन्म होता है उस जन्म से वो स्थान से काफी दूर हो सकता है कि रहता हो। तो ये तो एक चीज हो गई। अब राहु जैसे विदेशी चीजों को भी दिखाता है या बाहर की जगह को भी दिखाता है तो हो सकता है कि ये बंदा चाहे कि अपने चाहे जहाँ पे भी घर बनाए तो अपना घर मतलब इस तरह से चाहे कि वो अपने घर के लिए पहचाना जाए, अपनी गाड़ियों के लिए पहचाना जाए, अपने सुख शान के सुख के लिए ही पहचाना जाए। तो ये राहु यहाँ पर अगर इस तरह की डिजायर अगर या बंदे की इस तरह की इच्छाएं हों तो उसकी एकाग्रता जिसको कहते हैं, कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, या जो कहते हैं शांति है जो मन की, उसको भंग करता है। बट एक चीज तो तय है कि जहाँ राहु बैठता है उस चीज के लिए वो चाहता है कि जातक को पहचाने। तो राहु फोर्थ हाउस में बैठा है, फोर्थ हाउस में बैठा है तो जातक ये जरूर चाहेगा कि उसके घर की डेकोरेशन, उसका स्टाइल और उसका घर का साइज या उसकी जहाँ वो रह रहा है लोकेलिटी वो बहुत अच्छी हो और उसके लिए वो पहचाना जाए। अब यहाँ पर जब मैं फोर्थ हाउस में देखता हूँ कि नेटिव को सुख नहीं मिलता, नेटिव को अपने परिवार का या आप कह सकते हो अपनी संपत्ति का सुख नहीं मिलता अगर यह यहाँ पर अच्छी राशि में या अच्छे किसी ग्रह का प्रभाव है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा राशि, डिग्री और भाव ये तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से समझना होता है हमें राहु के बारे में बोलने से पहले। तो यहाँ पर एक चीज तो तय है कि अगर किसी और का भी हो तो जब ये वीडियो लाइव होगा यूट्यूब पे या स्ट्रीम्ड होगा तो आप प्लीज़ देखिएगा कि उस टाइम पे जिन जिन छात्रों के घर में या कुंडली में आप कह सकते हैं तो क्या
उनको सुख में 4th हाउस में कमी आई, एक्सपेंशन करेगा, अच्छा रिजल्ट भी देगा, लेकिन ट्रबल भी देगा। तो वो सुख संपत्ति का उतना सुख भोगने नहीं देता है यहाँ पर राहु, जितना कि वो हकदार होता है या जितनी उसकी तमन्ना होती है। ये भी कह सकते हैं आप कि सुख संपत्ति हो और वो यूज भी कर रहा हो, पर उससे साथ में दुख भी झेलने पड़ते हैं, ये भी हो सकता है कि। और या आप ये कह सकते हो उसकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी। तो इन्हीं तीनों चीज़ों में से जैसा मैं कह रहा हूँ, या तो उसके सुख संपत्ति की कमी होगी, या सुख संपत्ति होंगे तो उसको दुख झेलने पड़ेंगे, या उसकी लाइफ में अनस्टेबिलिटी होगी। बस इतनी ही चीज़ है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। 5th हाउस जैसा कि जातक की आप जानते हैं इंटेलिजेंस का है, उसकी बुद्धि का है, या उसकी नॉलेज पॉलिटिक्स है, या आप कह सकते हैं उसके बच्चों का है, या उसकी क्रिएटिविटी का है, इस तरह से हम देखते हैं। या उसके सोशल स्टेटस को भी हम देखते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर राहु की डिजायर होगी, पर क्या उसको मिलेगी, क्या क्या वो अच्छा रिलेशन देगा? क्योंकि राहु अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी वो भाग्य स्थान को देख रहा है, 6 7 यानी लाभ स्थान को देख रहा है, 8 9 यानी 11। इस तरह से यहाँ पर जातक को कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है वहां से अगर देख रहा है तो जहाँ बैठा है वहाँ एक्सपेंशन दे सकता है, लेकिन जहाँ देख रहा है वहां तो दुख देगा नहीं। और इस वजह से दुख देगा तो यानी उसको पीड़ा होगी। तो पहला तो अगर संतान के भाव में बैठा है तो देखा गया है राहु अगर 5th हाउस में बैठे, या तो संतान डिले होता है, या कई बार देखा है कि और भी नेगेटिव इफेक्ट आ जाए, अशुभ ग्रह के प्रभाव राहु पे आ जाए तो मैट्रिक की संतान भी नहीं। अगर वो संतान हो भी जाती है ऐसे केस में, तो उसको आगे चलकर संतान से दुख या पीड़ा मिलती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्यों पीड़ा मिलती है अपनी संतान से? क्योंकि पिछले जन्म में वो ये देखा गया है, या जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से पिछले जन्म और इस जन्म का कोरिलेशन करके, कि उसने पिछले जन्म में अपने माता पिता की सम्मान या सेवा नहीं की है, इसी वजह से इस जीवन में वही दुख से उसे अपने बच्चों से मिलता हुआ ऐसा देखा गया है। बट ये तभी है जब उसके ऊपर कुछ मेलेफिक इफेक्ट्स भी हैं। अगर उसके ऊपर शुभ इफेक्ट्स हैं तो उस केस में ऐसा नहीं है। उसमें यही हो सकता है कि संतान होती है तो एक आध कोई मिसकैरेज हो सकता है, या तो संतान होने में देरी हो, या संतान के मतलब अपने पिताजी से, बाप बेटे के या बेटी पुत्र या पुत्री के अपने पिताजी से रिलेशन अच्छे ना हो, संबंध खराब करता है। या हो सकता है कि वो अपनी संतान ना हो तो वो बच्चे अडॉप्ट, यहाँ तक ही कह सकते हैं। अब आते हैं छठे भाव। छठे भाव में राहु हमेशा अच्छा रिजल्ट। राहु यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, लेकिन मैं जहाँ पर हम कह भी सकते हैं अभी प्रेजेंट के भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि राहु के होने में, या पास्ट के भी देख सकते हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं कहना चाहता, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ अभी इस चीज़ को लेकर है कि हम जो ये बना रहे हैं उसको समझें। तो जैसा हमने देखा कि ये जो 6th हाउस है, ये बंदे को बहुत मान सम्मान धन दौलत सब देता है, और ये जातक को बहुत बोल्ड एंड ब्रेव भी बनाता है। अगर यहाँ पर चंद्रमा हो जाए तो हो सकता है इस जातक का जहाँ पर काम करता है वहाँ पर जो इसके बॉस होंगे, पर्टिकुलरली लेडीज बॉस होंगे, उनके से कुछ उसको, या तो उसके ऊपर मेरिफिक और बेनिफिट इफेक्ट का भी रोल है, उससे या तो अच्छे संबंध होंगे या बुरे होंगे, एवरेज होंगे। यानी इसका मतलब अगर वो गुड पोजीशन होगी तो अच्छे रिलेशन होंगे, वो सपोर्ट करेंगे। अगर नहीं है तो वही लेडी उसके लिए दिक्कत करती है, लेडी बॉस। तो इस तरह से मैंने देखा है। इसी करके आप देखोगे कि भाई जो राहु यहाँ कई बंदों की, या सॉरी चंद्रमा 6th हाउस में होता है, तो कई बार अपने बॉस से, पर्टिकुलरली फीमेल बॉस से, इस बंदे को
दिक्कत। अब ये जो हाउस है ये कॉन्फ्लिक्ट्स का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है, बीमारी का भी है। और जो हम सर्विस करते हैं, जो हम लोगों की सेवा करते हैं, मानव जाति की सेवा करते हैं, उस चीज़ के लिए भी हम 6th हाउस को ही देखते हैं। तो अगर यहाँ पर इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए तो यह सकारात्मक या बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसीलिए 6th हाउस में अगर आप ये कह सकते हैं कि जातक में 6th हाउस में राहु इस जन्म में तभी मिलता है जब पिछले जन्म में उसने बहुत ही धर्म का या आप कह सकते हो दान का काम किया हो, और इस जन्म में उसने उसी चीज को वापस इंजॉय करना है। ठीक है, तो मैं यही कह सकता हूँ इसके बारे में। अगर नट सेल में कहना है तो यही कह सकते हैं कि छठे भाव का राहु व्यक्ति को बहुत ही सुख संपन्न बनाता है, क्योंकि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में काफी धर्म कार्य और दान किए। ठीक है जी। अब आते हैं हम 7th हाउस का। 7th हाउस का राहु अगर हमें देखना हो तो 7th हाउस आपकी लीगल पार्टनरशिप में, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, जब हम पार्टनरशिप में करते हैं वो लीगल पार्टनरशिप करती है, एक तरह से साझेदारी जिससे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर राहु कई बार नुकसान भी होता है, जातक को साझेदारी में नुकसान परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आसपास दुश्मन पैदा हो सकते हैं। ये लोग रिश्तों से संतुष्ट भी नहीं होते, चाहे वो बिजनेस वाले रिलेशन हो, चाहे वाइफ के साथ रिलेशन हो। बट यहाँ का राहु 7th हाउस का राहु जातक को या जो नेटिव जिसकी भी कुंडली है उसको अचानक धन मिल सकता है, उसको मुकदमेबाजी, रण, दिवालियापन, जो भी है, तलाक की वजह से फायदा या नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। बट वही इफेक्ट तब मिलेगा जब उस पर बेनिफिट इफेक्ट होंगे, तो इन्हीं चीज़ों से उसको कोर्ट केसेस वगैरह से फायदा हो जाएगा। अगर उससे मतलब उसको मेलिफिक इफेक्ट होंगे तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनहेरेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो राहु की, वो यही है कि वो टैबू ब्रेकिंग नेचर है। राहु मेक्स द नेटिव चैलेंज द मेन स्ट्रीम बेस एंड मेथड्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन सोसाइटी। तो इसको अगर हम सही तरीके से अगर मतलब हिंदी में ही कहें तो हम ये कहेंगे राहु की अंतर्निहित अंत अंतर्निहित वर्जित प्रकृति जातक को समाज में साझेदारी और संघर्ष प्रबंधन की मुख्य धारा के तरीकों से विवाद करा सकती है। ये इसका मेन मकसद है। बट अगर नेट सेल में फिर हम एनालाइज करते हुए राहु को 7th हाउस में देखें तो आप ये कह सकते हो उसके जीवन में बहुत उतराव चढ़ाव यानी फ्लक्चुएटिंग पोजीशन रहती है। किस चीज को लेके? धन और संपत्ति, मनी एंड प्रॉपर्टी के लेकर उसके जन्म में बहुत फ्लक्चुएटिंग सिचुएशन रहती है। आप फ्लक्चुएटिंग इस तरह से कह सकते हो, एक बार अर्श से फर्श पर, ऊंचाई से नीचाई पे, और फिर नीचाई से ऊपर, या राजा रंग से राजा और राजा से रंग, जो भी आप इसको कहना चाहें वो यहाँ पर जड़ है। अब आते हैं 8th हाउस का राहु। 8th हाउस का राहु जैसा कि आपको पता है, ये हाउस जो है वो कॉर्पोरेट रिसोर्सिस को, प्रॉपर्टी को, इनहेरिटेड मनी को, या हिडन मैटर्स को, या जैसे वो हिडन मैटर्स में टैक्सेस भी हो गए, या ये आप कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी भी होगी, या मेस्टिज्म होगी, या डेथ एंड रीबर्थ का भी अगर आप रिलेशन देखें। इस घर में राहु गोपनीयता का व्यवहार करता है, तो राहु की तो रहस्यमयी वैसे ही नेचर है, बट इस भाव में वह बहुत गोपनीयता का व्यवहार करता है, जो जातक को खास तौर पर अगर वह जासूस या खुफिया विभाग में हो, या वहाँ पर अफसर या अधिकारी हो, या वो कोई सिक्रेटिव इन्वेस्टिगेटर हो, या इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, या डिटेक्टिव सर्विस में हो, तो उसको खास फायदा मिलता है। इसके अलावा अगर हम ये कहें अपने पार्टनर, और या पार्टनर का मतलब अदर हाफ में ज्ञान और धन का मुख्य रूप से देखते हैं, यानी ये बिजनेस है या वाइफ है, ये उनकी आगे की प्रॉपर्टी है, धन है। तो यहाँ पर जो भी राहु होगा वह अपने पार्टनर में खास तौर पर नॉलेज और मनी को देखकर ही उनसे रिलेशन बनाना पसंद करेगा। ये अष्टम भाव का राहु ये भी है, आप कह सकते हैं कि ये
निश्चित तौर पर अनएक्सपेक्टेड जो है, जिसको अप्रत्याशित कहते हैं, अप्रत्याशित बदलाव जिंदगी में लेके आते हैं। अगर फिर हम इसको नेटसेल में बात करें तो मैं यही कह सकता हूँ कि राहु जो है उन्हीं को इस जीवन में मिलता है जो एक विशेष काम उनका पिछले जीवन में अधूरा रह गया था, और उनका जन्म उस कार्य को सिर्फ पूरा करने के लिए ही मिलता है। और जैसे ही वो कार्य पूरा होता है, वह व्यक्ति इस संसार को छोड़कर चलता है। आप एज के ऊपर न चाहिए या उसकी कितनी एज होगी, लेकिन आपको जरूर इस चीज का ध्यान रखिए, राहु अगर 8th हाउस में है तो आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जन्म वह स्पेशल काम करने के लिए ही हुआ है जो उसका पिछले जन्म में रह गया था। और जैसे ही उसका वो उद्देश्य पूरा होता है, और आप कह सकते हो मतलब सडन डेथ भी हो सकती है, या ऐसे लोगों का आप कह सकते हो कि सडन डेथ एंड बर्थ एंड जो डेथ है उनका सडन, इससे ज़्यादा और इसके ऊपर नहीं रखेंगे अभी। अब आते हैं 9th हाउस के ऊपर। 9th हाउस हमारा धर्म का है, पिताजी का है, गुरु का है, भाग्य का है, इन सब चीज़ों का है, या हमारी लंबी यात्राओं का है। अगर यहाँ पर राहु है, नवम भाव में है, तो वो क्या कह सकते हैं कि भी रहस्य, राहु तो रहस्य में ही है। अब वो रहस्य किन चीज़ों में देगा, तो आप कह सकते हैं कि जीवन के रहस्य में और ज्ञानवर्धक पहलुओं में अपनी ऊर्जा लगाता होगा, यानी इन्हीं चीज़ों के अंदर उसकी ऊर्जा लगाता होगा। ये विदेशी भूमि और तीर्थ यात्रा की भी संभावना रखते हैं जो भी ऐसे मंदिर। बट अगर नट सेल में मैं कंक्लूड करना चाहूँ यहाँ पर, आप ये पहले, इससे पहले एक और चीज़ कह सकते हैं कि राहु, क्योंकि ये रिलीजन का और आप कह सकते हो फादर का हाउस है, तो राहु यहाँ हो तो ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि उसका पिताजी भी स्पिरिचुअल हो, अगर उस पर पॉजिटिव इफेक्ट है तो। अगर नहीं है पॉजिटिव इफेक्ट है तो फादर ऊंचाइयों पे होगा, धर्म की ऊंचाइयों पे। अगर नेगेटिव है तो वो बिल्कुल या नेटिव ना मानता। तो अगर हम इसमें कहें तो यही कह सकते हैं कि भाई धर्म भ्रष्ट भाग्य, ऐसे जातक का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। वो पहले हमने पिताजी के बारे में बोला था कि वो ऊंचाइयां सो सकते, अब हमारे नेटिव की नेटिव जो यानी जातक है, जो जिसकी ये कुंडली है, वो व्यक्ति है, उसका धर्म भ्रष्ट हो सकता है। उसका भाग्य साथ या फॉर्च्यून उसका साथ नहीं देता, क्योंकि उसने पिछले जन्म में इसी समाज के लिए कुछ समस्याएं पैदा की होंगी, इसी वजह से समाज ने उसको सहायता या उसका भाग्य साथ नहीं देता है, या आप कह सकते हो कि उसने पिछले जन्म में धर्म का पालन नहीं किया। अब आते हैं 10th हाउस। 10th हाउस का बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स में भी राहु केतु 4th एंड एक्सिस में मिलता है, बहुत से अमीर लोगों की कुंडली में भी राहु 10th हाउस में मिलता है। अगर मैं नेट सेल वाली बात पहले करूं तो नेट सेल वाली बात ये है कि राहु यहाँ पर बंदे को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। बहुत धन दौलत हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, क्योंकि जातक का डिजायर ही अपनी स्टेटस को लेकर है, अच्छा स्टेटस मिलता है। परंतु मैंने एक चीज देखा है, उसको फैमिली से हैप्पीनेस नहीं मिलती, उसको कहते हैं पारिवारिक सुख नहीं मिलता। पारिवारिक सुख का मतलब है पत्नी से, या तो ऐसे जातक की शादी ना हुई, शादी हुई हो तो पत्नी से दूर रहता है। अगर शादी हो भी गई हो तो यहाँ कई केसेस में ये देखा है, कई केसेस का मतलब है अच्छी खासी परसेंटेज है कि वो जातक का अपने जीवन साथी से तालाक भी है। और क्योंकि नेटिव की यहाँ पर इच्छा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पद प्रतिष्ठा समाज में पाने की होती है, या अपने वर्किंग प्लेस की होती है, यहाँ पर उसका ध्यान देने से ही वह अपने परिवार को हो सकता है निग्लेक्ट करता हो, और निग्लेक्ट करने की वजह से डाइवोर्स हो सकता है। बट ये तय है कि जातक यहाँ पर दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी, ये कह सकते हो शुभ
समर्पण जिसको आप कह सकते हो कि उसका डेडिकेशन वो लगा होता है अपने कैरियर को संवारने में। और इन्हीं दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति और शुद्ध समर्पण की वजह से वो कैरियर की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, क्योंकि वह बुद्धिमान और मेहनती तो होता ही है। तो ये था यहाँ पर 10th हाउस में राहु का इफेक्ट। अब बचे हैं सिर्फ 11वां भाव। इस बार मैंने रिपीट नहीं किए हैं क्योंकि एक लंबा वीडियो हो रहा था, और राहु की क्योंकि एक्सपेंशन ही इतनी होती है कि मैं बोलते भी केतु के मुकाबले, केतु तो जैसे मुक्ति और मोक्ष का कारक है और राहु यहाँ पर अपना एक्सपेंशन का कारक है, तो मैं बोलते बोलते भी इतना टाइम सोचा था उससे आगे बढ़ गया हूँ। तो लेकिन चलिए इसको खत्म तो करना ही है। तो खत्म करने के लिए हम कह सकते हैं कि 11वां भाव है जो वो वेल्थ का है, गेम्स का है, प्रोस्पेरिटी का है, इनकम का है, और आप कह सकते हैं सोशल सर्कल का है। भौतिक दृष्टि से उत्तम स्थान है राहु के लिए। सामाजिक समूह और दोस्तों के लिए समान रुचि वालों से जोड़ता है, जैसे हमारी भी हमारी होती इच्छाएं वैसी लोगों से हमें जोड़ना पसंद करता है। और ऐसे जातक के यहाँ पर जिसका 11वें भाव में राहु होता है, देखा गया है कि उसके बच्चे भी चाहे लेट हों लेकिन कई बच्चे हो सकते हैं अगर शुभ दृष्टि हो तो, और किसी ग्रह की। तो जातक बेसिकली यहाँ पर प्रभावशाली होता है अपने सोशल सर्कल में, धनी भी होता है, शक्तिशाली मित्रों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे भौतिक और भावनात्मक रूप से सामाजिक संबंधों में बहुत बहुत खुशी और समर्थन मिलता है। बट ऐसे दोस्त, ऐसे बंदे को जिसका 11th हाउस में राहु हो, उसको अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों के रूप में कब यहाँ पर दुश्मन उसे मिल जाएं इसकी भी बहुत संभावना रहती है। इसीलिए अगर हमें देखा जाए कि राहु के लिए एकादश भाव या 11th हाउस एक मार्वलस पोजीशन है मल्टीपल लेवल के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। बट अगर यहाँ पे उसको शत्रु भी मिल सकते हैं दोस्तों के रूप में, क्योंकि हमें पता नहीं दोस्तों में कौन सा भेष या अपना आप कह सकते हैं नकाब या चेहरा लगाया हुआ है। तो बाहर से दोस्त बनेंगे और अंदर से दुश्मन। तो बेसिकली व्यक्ति को जब यहाँ से दोस्तों से या सोशल सर्कल में धक्का लगता है, तो वह वैराग्य की तरफ, यानी आप कह सकते हो समाज उनसे दूर ले जाने की तरफ काम करना शुरू कर देता है। और ऐसा लगता है कि राहु एकादश में कई बार तो मैंने ऐसा देखा है कि बंदे की कैरेक्टरिस्टिक देख के लगता है कि ये बंदा तो जिसका 11th हाउस में राहु है कि संत है या महात्मा है, आप कह सकते हैं, या बहुत ही बड़ा ज्ञानी भी है। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी देता है अगर वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। तो 12वें हाउस का राहु ये भी कोई एक अच्छी स्थिति नहीं मानी गई है। तो इसका बेस्ट तो यही रहता है कि 12वें भाव का अगर किसी का राहु हो तो वो घर से बहुत दूर चला जाए या विदेश में चला जाए, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, कम से कम वहाँ पर उसको। और 12वीं राशि में भी है तो धर्म का और थोड़ा रिलीजियस भाव भी रखे तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बट ऐसा कहना बहुत आसान है और एक्चुअल में वो करना बहुत मुश्किल है। तो जैसा आप जानते हैं 12वां भाव आइसोलेशन का है। आइसोलेशन से हॉस्पिटलाइजेशन से हो, चाहे जेल से हो या जॉब की वजह से या घर से दूर जाना हो, तो मैं इसको कहता हूँ कि काम के लिए अपने घर परिवार से दूर चला जाए आइसोलेशन में, तो राहु को अच्छे तरीके से इंड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसको और ज़्यादा ना करूँ, इसको अलग से मतलब डिस्क्रिप्शन ना करूँ, यही कह सकते हैं कि जो राहु की करेक्टरिस्टिक है यहाँ पर कुमार्ग मतलब पाथ अच्छा नहीं है उसका चलने के लिए जातक का। और उसमें नेगेटिव थिंग्स जो होती हैं, दुर्गुण जिसको बोलती हैं, नेगेटिव करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगी। और ये संस्कार उसको पिछले जन्म से ही आप कह सकते हैं होते हैं। तो इस केस में भी देखा गया है कि यहाँ पर उसकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर राहु के 12 भाव में अलग अलग रिजल्ट्स को देखा। राहु एक बहुत अच्छा प्लेनेट था, आपने देखा कि हर जगह वो एक्सपेंशन कर रहा है। तो अगर वो राशि में अच्छी में बैठा हुआ है, अच्छी डिग्री पे बैठा, अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में बैठा है, या आप मैं कहता हूँ किसी भी भाव में बैठा हुआ है,
आप जो राहु के जो रेमेडी कर सकते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है और जब उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है पृथ्वी पर, तब उस टाइम पे राहु ग्रह एक्टिव होता है। तो उस चीज को, या नॉर्थ नोड पे जब सूर्य चंद्रमा जब सूर्य की तरफ देख रहा है, अगर आपने वहां से रोशनी लानी है, एक तरह से मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, आप करके देखिए। जिसका राहु अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो उसको एक रोशनीदार घर में रहना चाहिए, या आप कह सकते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें, लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है, बंदे को ऐसा घर मिलता है। मैं प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट से कह रहा हूँ, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव करोगे और पॉजिटिव वे में काम करोगे, तो जरूर इसको कर पाओगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपका राहु, अगर आपका अच्छा काम नहीं करता, तो आपको कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन मिलेगा कि आपके घर में अननेसेसरी का जो सामान है या पूरा है, वो इकट्ठा हो जाता है और आप उसको नहीं। और मैं कोई अभी नहीं बता रहा कि राहु का मंत्र क्या है और क्या चीज़ें हैं, उसको कौन सा मतलब पितरों वाली अमावस्या पे कौन सा वो करना चाहिए, दान करना चाहिए या लोगों को भोजन कराना चाहिए, वो सब कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ आपको दो चीज़ें देखिए। एक, अगर आपको राहु के अच्छे रिजल्ट देंगे, तो एक ऐसा घर लीजिए जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन हो, सूर्य की रोशनी थोड़ी बहुत आती हो। और दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि अपने घर में पूरा इकट्ठा ना हो। तो इन्हीं चीज़ों का जो मैंने आपको बताया है, एक अच्छी खासी लंबी वीडियो आपके लिए बनाई है और मैंने अपनी नॉलेज शेयर की है, क्योंकि मैंने एक प्रोफेशन छोड़ के इस प्रोफेशन में आया हूँ। मैंने स्क्रैच से मेहनत करके, या भगवान के आशीर्वाद से आप कह सकते हैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली उन चीज़ों को मैंने सीखा। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन चीज़ों को आगे शेयर करूं। जब मैं ये शेयर कर रहा हूं, तो मेरी सभी से, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आगे वीडियो भी और लोगों में भेजें। क्योंकि मैं बगैर किसी फेवर के, हो सकता है कि मैं अपनी ही रेमेडी कर रहा हूँ जब ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ शेयर करेंगे लोगों के साथ, अच्छे कंटेंट करेंगे, अच्छी एनर्जी मेंटेन करेंगे, तो ज़रूरी है कि हमारे आसपास भी अच्छी एनर्जी इकट्ठी होगी, अच्छे लोग होंगे। और जब अच्छे लोग आसपास आते हैं, तो जीवन का उद्धार, या मतलब आप कह सकते हैं बदलाव, एक अच्छी डायरेक्शन में आना शुरू हो जाता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी बनी रहे, आप अच्छा काम करते रहें, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।